नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारे एब्जॉर्प्शन का लास्ट टॉपिक। आज हमारा एब्जॉर्प्शन जो टॉपिक है पूरा तरह खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम अहेड करेंगे किस पे, कैटलिस्ट पे। तो आज हम लास्ट टॉपिक में बेसिकली पढ़ने क्या होते हैं। एक चीज़ें मैं जो आपको बताना भूल गया था वो है कि एब्जॉर्प्शन बेसिकली होता क्यों है। मेटल सर्फेसेस के पास वो कौन सी टेंडेंसी होती है कि वो मोलिकुलर स्पीसीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, और उसके बाद हम अहेड करेंगे किसके तरफ, एप्लीकेशन ऑफ एब्जॉर्प्शन के ऊपर। तो ये चीज़ें अगर आपको जाननी है तो हमारे साथ इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। इससे पहले जो हमारा चैनल शिक्षालय उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिएगा कि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। तो हम बात करते हैं बेसिकली आपकी जो एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस होती है वो एक्चुअली होती क्यों है। अगर हम एब्जॉर्प्शन की बात करें तो एब्जॉर्प्शन इसलिए होता है कि जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, अगर हम चॉल्क की बात करें तो चॉल्क को जब वाटर में डिप करते हैं तो उसके जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो चॉल्क के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो जगह होती है वहाँ पे जाके इंटरस्टिशियल साइट्स पे जाके फिट हो जाते हैं। लेकिन एब्जॉर्प्शन बेसिकली होता कैसे है। तो अगर मैं बात करूँ एक सरफेस की, सॉलिड सरफेस की, तो कुछ मान लेते हैं कि कुछ सरफेस ऐसी होती है, रूखी सरफेस है, एकदम स्मूथ नहीं है, तो उसके अंदर क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे जो आपस में अटैच्ड होंगे। ठीक है, इंटरमोलिकुलर बॉन्ड से क्या होंगे, अटैच्ड होंगे। ठीक है, लेकिन जो मॉलिक्यूल सरफेस के नीचे हैं उनके अंदर जो नेट फोर्स होगा वो बेसिकली जीरो होगा। वो जीरो इसलिए होगा कि अगर मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल बताता हूँ, इस मॉलिक्यूल की मैं बात करूँ तो इसके ये मॉलिक्यूल है, इसके ऊपर अट्रैक्शन लगाएगा, ये मॉलिक्यूल इसके ऊपर अट्रैक्शन लगाएगा, ये इसके यहाँ लगाएगा, यहाँ लगाएगा, तो इस पर जो नेट फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जो मॉलिक्यूल्स आपके यहाँ होंगे उन पर नेट फोर्स जीरो कैसे होगा। अगर हम सेकंड लेयर की बात करें, बेसिकली थर्ड लेयर की बात करें, तो यहाँ पे इसके ऊपर भी एक लेयर है मॉलिक्यूल्स की, इसके नीचे भी एक मॉलिक्यूल्स की लेयर है। तो ये जो इस पर अट्रैक्शन होगा वो चारों तरफ से लगेगा और इसका नेट फोर्स जीरो होगा। लेकिन जो सब सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स की लेयर होगी उस पर जो नेट फोर्स होगा बस नीचे लगेगा, इधर लगेगा, इधर लगेगा, ऊपर से कोई नेट फोर्स नहीं लगेगा। तो ये क्या करते हैं, जो इनकी इसी नेट फोर्स को कम करने के लिए, जीरो करने के लिए क्या करते हैं, जो बाहर की मॉलिक्यूलर स्पीसीज होती हैं वो क्या करते हैं, अपने सरफेस पे अटैच करते हैं। और जब वो स्पीसीज यहाँ पे आके एक लेयर का फॉर्मेशन करती हैं तो इनकी जो टेंडेंसी होती है अटैच करने की वो क्या है, खत्म हो जाती है। क्योंकि तब यहाँ से भी एक नेट फोर्स लगता है, यहाँ से भी नेट फोर्स लगता है, और फिर जो नेट फोर्स होता है तब जाके जीरो होता है। तो यही पूरा कंसेप्ट है आपके एब्जॉर्प्शन का, कि जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स होते हैं उन पर नेट फोर्स जीरो ना होने की वजह से वो एक तरह का अट्रैक्शन की टेंडेंसी डेवलप करते हैं, इसी वजह से जो आउटर मॉलिक्यूल्स जो इन्वायरमेंट के होते हैं वहाँ पे जाके एब्जॉर्ब होना स्टार्ट हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे लास्ट टॉपिक के बारे में, जो है आज का, वो है एप्लीकेशन ऑफ एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन पढ़ने के बाद भी जो एप्लीकेशन है वो अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो एब्जॉर्प्शन पढ़ने का कोई मीनिंग है ही नहीं, क्योंकि केमिस्ट्री क्या है, एक लाइफ है, और केमिस्ट्री क्या है, हमारे हर दिन में यूज़ होती है। तो पहली जो चीज़ है वो है आपके प्रोडक्शन ऑफ हाई वैक्यूम। वैक्यूम के बारे में तो हम लोगों ने पढ़ा है कि किसी भी एक चैम्बर से सारी हवा को निकाल दो, हवा बचेगी नहीं तो वैक्यूम हो जाएगा। लेकिन अगर हम हाई वैक्यूम करना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे, तो इसकी मदद से हम क्या करेंगे, चारकोल लेंगे। चारकोल इसलिए लेंगे कि जो एयर निकालने के बाद भी कुछ एयर के पार्टिकल्स या कुछ रिमेनिंग एयर्स उसके अंदर रह गया है तो क्या हो जाएगा, चारकोल पे जाके क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा, जिससे और ज़्यादा हाई वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा और बाकी जो केमिकल प्रोसेस है जो सारी की सारी वैक्यूम्स में होती है उसको कैरी आउट कर सकते हैं। दूसरा है हमारा गैस मास्क। अब गैस मास्क का यूज़ कहाँ होता है, गैस मास्क का यूजुअली जो मेन रोल है वो हमारे कोल माइनिंग्स में है। जो कोल माइनिंग से बहुत पीछे लोग रहते हैं वहाँ पे मीथेन जो गैस होती है उसके लीक होने का बहुत खतरा रहता है, जो कि जहरीली होती है जिससे लोग मर जाते हैं। तो इसलिए वहाँ कोल माइनिंग्स में गैस मास्क यूज़ किया जाता है। उसके अंदर बेसिकली क्या होता है, एक्टिवेटेड चारकोल होता है, जो सारी मीथेन को अगर लीक भी हो रही है तो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा और आप तक एक साफ ऑक्सीजन को पहुँचाएगा। अब हम बात करते हैं कंट्रोल ऑफ ह्यूमिडिटी। कितनी बार आपने देखा हो कि बाहर बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो जाती है और एक रूम के अंदर आप आते हो तो ह्यूमिडिटी काफ़ी कम हो जाती है। तो कितने सारे इक्विपमेंट्स होते हैं जिनके अंदर सिलिका जेल का यूज़ किया जाता है। और सिलिका जेल बेसिकली करता क्या है, जितनी भी मॉइस्चर है उसको अपने अंदर कंटेन कर लेता है, जिससे आपका जो इन्वायरमेंट है वो ह्यूमिडिटी फ्री हो जाता है। अब हम आगे बात करते हैं हेट्रोजीनस कैटालिसिस। अब बात करते हैं हेट्रोजीनस कैटालिसिस बेसिकली होता क्या है, तो इसको हमें अगले टॉपिक में पढ़ना है, लेकिन यहाँ पे मैं एक ओवरव्यू दे देता हूँ। अगर आपका जो रिएक्शन हो रहा है वो भी गैस फेज में है और आपका कैटलिस्ट है वो भी गैस फेज में है तो क्या होगा, होमोजेनस कैटालिसिस होगा। लेकिन जो आपका कैटलिस्ट है वो अगर आपका सॉलिड है और जो प्रोसेस आप करवा रहे हो रिएक्शन वो सारे के सारे क्या हैं, आपके गैसेस हैं, तो हेट्रोजीनस कैटालिसिस होगा। तो इसमें हम किसका एग्जांपल लेंगे, तो हैबर्स प्रोसेस का। हैबर्स प्रोसेस में क्या होता है, एमोनिया का प्रोडक्शन होता है, जिसमें जो आपका कैटलिस्ट यूज होता है वो होता है आपका आयरन। और H2SO4 जो भी गैस है, लेकिन वहाँ पे हम किस कैटलिस्ट का यूज़ करते हैं, तो निकेल। इन प्रोसेस में जिसका एब्जॉर्प्शन, क्योंकि कैटलिसिस क्या है, बेसिकली एब्जॉर्प्शन प्रोसेस ही है, वो क्या कहते हैं, सरफेस प्रोवाइड करता है और सरफेस प्रोवाइड करने पर रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है। तो यहाँ पे हेट्रोजेनस कैटलिसिस में भी एब्जॉर्प्शन का बहुत बड़ा रोल है।
अब हम बात करते हैं सेपरेशन ऑफ इनर्ट गैसेस। अब इनर्ट गैसेस बेसिकली क्या होती है, रिएक्टिव नहीं होती है, लेकिन ये बेसिकली एब्जॉर्ब होती हैं। वो एब्जॉर्ब किस लिए होती हैं कि ये जो मॉलिक्यूल मैंने बात की इसकी वजह से, खुद की वजह से एब्जॉर्ब नहीं होती, केमिकल बॉन्ड नहीं क्रिएट करती, वन डबल फोर्सेस को क्रिएट करती हैं। तो ये होता कैसे है, तो जितने भी आपकी इनर्ट गैसेस होती हैं उनका जो एब्जॉर्प्शन की वैल्यू है वो सब अलग अलग होती है। हीलियम की अलग होगी, ज़ेनॉन की अलग होगी, रेडॉन की अलग होगी, नियॉन की अलग होगी। तो अपने एब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग वो आपस में क्या हो जाती हैं, एब्जॉर्ब हो जाती हैं, जिससे हम उसके आसानी से सेपरेशन कर सकते हैं। जैसे हीलियम की बात करें, हीलियम जल्दी एब्जॉर्ब हो गया, सारी जो उसकी सरफेस थी उस पर एब्जॉर्ब हो गया, तो बस कौन सी गैसेस बची, और आपकी 4 गैसेस बची। तो उसको हम हीलियम को अच्छे से सेपरेट आउट कर पाएंगे। फिर दूसरा जो एब्जॉर्प्शन का एब्जॉर्बेंट वो यूज़ करेंगे जिस पे उसकी कैपेसिटी दूसरी होगी। तो इसे कर करके हम सारी इनर्ट गैसेस को आपस में सेपरेट आउट कर सकते हैं। लास्ट जो हमारा एप्लीकेशन है वो सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, क्रोमेटोग्राफिक एनालिसिस। क्रोमेटोग्राफी है वो बायोटेक इंडस्ट्री में या फार्मा इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है। अगर आप आगे पढ़ोगे तो आप HPLC पढ़ोगे, हाई परफॉर्मेंस लिक्विडोग्राफी, गैस क्रोमेटोग्राफी। तो बेसिकली क्रोमेटोग्राफी में होता क्या है कि कोई भी प्रोटीन हो, चाहे आपके एंटीजेंस हो, चाहे आपका एंटीबॉडीज हो, उन सबको सेपरेशन करने के लिए यूज़ किया जाता है। और सेपरेशन बेसिकली होता क्या है, तो एक क्रोमेटोग्राफिक बेड होती है जिसमें जो आपके जितने भी होते हैं एनालाइट्स होते हैं वो अपने टेंडेंसी के अकॉर्डिंग वहाँ पे अटैक हो जाते हैं, और बाकी जो अटैक नहीं हो पाते हैं वो आपके नीचे गिर जाते हैं। तो ये सेपरेशन करने में, मॉलिक्यूल्स के सेपरेशन में क्रोमेटोग्राफिक एनालिसिस का ही बहुत बड़ा रोल होता है, और मेडिकल फील्ड में तो इसका बहुत बड़ा रोल है ही। तो आज आपको पता चल गया होगा कि जो एब्जॉर्प्शन आप पिछले 2-3 वीडियो से पढ़ रहे थे उसका आपके डेली लाइफ में क्या यूज़ है और कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हो। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई। अगर आपको पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कोई आपको कन्फ्यूजन है, कोई सवाल है तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।